नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। राजधानी रायपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ इलाके में सूटकेस में एक लाश मिली। जो भी हत्यारा है उसने सूटकेस में शव रखकर पहले सीमेंट से इसे पैक कर दिया, जाम कर दिया। फिर सूटकेस को एल्यूमिनियम की एक पेटी में रखकर यहाँ फेंक कर चला गया। सुनसान इलाके में बड़ी पेटी संदिग्ध हालत में पड़ी मिली तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने प्रारंभिक तौर पर बताया कि मृतक की उम्र करीब 35 साल की है। हत्या करीब 2 दिन पहले की गई होगी और शव लाकर यहाँ फेंका गया होगा। पहचान अब तक नहीं हो पाई है मृतक की, फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसी बीच एक तस्वीर IBC 24 को एक्सक्लूसिव मिली है। आप देखें इसमें कि कार में एल्यूमिनियम की पेटी को भरकर ले जाया जा रहा है और लाश को कार में ले जाने की जो तस्वीर है ये भी सामने आई है। हमने आप तक ये तस्वीर सबसे पहले पहुंचाई थी। कार इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 से निकलते हुए दिखी। कार का नंबर आप देखें CG04B7700। अल्टो की ये कार है, मारुति अल्टो। पुलिस फिलहाल फुटेज खंगाल रही है, साक्ष्य जुटा रही है। आपको मौका वारदात की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता तहसीन जैदी वहाँ पर पहुँचे, जायज़ा लिया उस जगह का। एक रिपोर्ट आप देखें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पे एक युवक की लाश को सूटकेस में डालकर ऊपर से सीमेंट पे भरकर उसके बाद जो एक बड़ा लोहे का ट्रंक होता है उसके अंदर बंद करके यहाँ पे फेंक के गए। ये वही जगह है जो इंद्रप्रस्थ इलाका कहलाता है, जहाँ पे ये ट्रंक मिला है। जब ट्रंक को खोला गया तो उसके बाद एक सूटकेस मिला। जब सूटकेस को खोला गया तो उसके बाद जो है वो उसमें एक युवक की लाश मिली, वो भी सीमेंट के से दबी हुई। तो यहाँ पे एक बड़ी वारदात सामने आई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंचे। पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज अपराह्न में सूचना प्राप्त हुई थाना डीडी नगर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के आउटर में एक स्टील ट्रंक में एक डेड बॉडी मिला है। सूचना इस तरह से हुई कि गंध आया, तो गंध के आधार पुलिस सूचना दी गई। तो फिर उसको देखा गया तो एक कपड़े के बैग, ट्रॉली बैग में डेड बॉडी था, जिस पर सीमेंट भी डाला गया था। और अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम द्वारा इसमें विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ सूचना मिली, आप आए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, अपने आप में एक बड़ी दर्दनाक घटना है, गंभीर विषय है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि एक व्यक्ति को मार के पहले ट्रॉली बैग में डाला गया, सीमेंट से उसको जाम किया गया, फिर लोहे के एक संदूक में लाकर उसको ये सुनसान एरिया में रखा गया है। कौन व्यक्ति है उसका तो पता नहीं लगा पाया जा सकता अभी तक। लेकिन मैं समझता हूँ, एक तरफ गृह मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सरकार से संभल नहीं रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पे लगा है कि ये जो वारदात हुई है, जितना बड़ा ट्रंक है उसको अगर नज़र में रखें तो वो अकेले एक व्यक्ति का काम नहीं है। एक छोटी गाड़ी में लाया नहीं जा सकता, तो यहाँ पे वो ट्रंक छोड़ा गया है। अभी पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि ये सूटकेस किस कंपनी का है, ट्रंक किस कंपनी का है, और अभी ये युवक जो है वो कौन है, क्योंकि उसके शरीर पे चोट के निशान हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसकी हत्या कहीं और की गई है। उसके बाद उसको एक सूटकेस में डाला गया, उसके बाद सबूत मिटाने के लिए सीमेंट डाली गई, और जब सीमेंट बंद, उसको सूटकेस को भी एक बड़े ट्रंक में डाल के उसको यहाँ पे जो रायपुर का इंद्रप्रस्थ इलाका है वहाँ पे लावारिस छोड़ के फरार हो गए। फिलहाल की टीम आई थी, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो युवक है लगभग 35 से 40 वर्ष की उम्र का था और जिसकी मृत्यु लगभग 48 घंटे पूर्व हुई है और एक गंभीर चोट का निशान उसके गले पे दिख रहा है, जिससे संभवतः उसकी मृत्यु हुई होगी। टीम की टीम भी लगी हुई है, साथ ही साथ पुलिस टीम भी लगी हुई है। सारे तरीके का जो CCTV फुटेज उसको खंगाला जा रहा है। खंगालने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में इसको किस रूट से लाया गया और क्या किया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस पूरे मामले को कब तक खोल पाती है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
भोपाल के टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, लव जिहाद मामले में पुलिस ने फरार छठे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी अबरार को भोपाल पुलिस ने इटारसी से गिरफ्तार किया। अबरार इस मामले में करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। इस मामले में फरहान, अली, साहिल, नबील, साद ये पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। टीआई जहांगीराबाद के नेतृत्व में एक टीम बनाकर 17 तारीख को हमने वेस्ट बंगाल के लिए भेजा था। वेस्ट बंगाल में उनको थोड़ी इनपुट और मिली, जिसके तहत ये पता चला कि ये मुंबई की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये ऑनगोइंग मुंबई की तरफ जा रहा था, तो हमने एक टीम फिर से यहाँ पे गठित की और इसको फिर इटारसी में रेलवे स्टेशन के बाहर ये चाय वगैरह पी रहा था, वहाँ से हमने इसको फिर पकड़ा। आगरमालवा कोर्ट परिसर में एक शख्स ने अचानक कोर्ट में हाजिर होकर सबको हैरान कर दिया। आधे शरीर पर पैंट शर्ट था और आधे शरीर पर साड़ी। अर्धनारीश्वर का वेश धारण कर यह शख्स जब कोर्ट पहुंचा तो हर किसी की निगाह इसी पर टिक गई। इस शख्स का नाम है मनोज बामनिया, जिस पर अपने ही 2.5 साल के बेटे के अपहरण का आरोप है। 3 महीने से फरार मनोज पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। अब वो खुद के बेटे के साथ कोर्ट में हाजिर हुआ। मनोज और उसकी पत्नी रीना 2 साल से अलग रह रहे। रीना ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने बच्चे की सुपुर्दगी मां को दी है, लेकिन बार बार जो मनोज है बच्चे को अपने पास रखने की जिद में कानून तोड़ बैठा। 16 मार्च 2025 को मनोज के बेटे का अपहरण हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मनोज के पिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। तब से मनोज फरार चल रहा था। मनोज पेशे से फैशन डिज़ाइनर है और अपहरण के बाद वो बेटे को लेकर इंदौर में रहा। इस दौरान सूरत और मुंबई भी आता जाता रहा। थाना कोतवाली अंतर्गत विगत मार्च माह में एक 2.5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आज अपहरणकर्ता जो बच्चे का पिता है वो आज एक विशेष वेशभूषा में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। बच्चे के दस्तयाबी की जा चुकी है और मामले पर अभी अपहरणकर्ता यानी बच्चे के पिता का PR लिया गया है और मामले पर अभी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। नीमच में ट्यूशन जा रही बच्ची को किडनैप करने की कोशिश का मामला सामने आया। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र के चौकनूना बालाजी स्थित दुर्गा ऑयल मिल के पास आरोपी बद्रीलाल ने 8 साल की बच्ची को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची के चिल्लाने के बाद आरोपी को मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना के बाद वहां पर पुलिस पहुंची और लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। सूचना आई थी कि जब कोई छोटी बच्ची खेल रही थी, उसको किसी युवक ने ले जाने का प्रयास किया है, तो जिसकी सूचना की तस्दीक में हम लोग CCTV कैमरे वगैरह देख के और तस्दीक कर रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में ग्वालियर के एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी ग्वालियर पुलिस ने दोपहर 2 बजे गांधीनगर के NK प्लाजा से की है। लोकेंद्र तोमर का नाम का ये शख्स NK प्लाजा के 105 फ्लैट में रहता था। बिल्डिंग के गार्ड के मुताबिक सिविल ड्रेस में 4 से 5 लोग आए, लोकेंद्र को लेकर चले गए। ग्वालियर पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उनका कहना है कि शिलांग पुलिस के इनपुट पर लोकेंद्र को हिरासत में लिया गया है। राजा रघुवंशी केस में ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है और उसको क्राइम ब्रांच पुलिस ने उठाया है और उसके बाद अब शिलांग पुलिस है उसके हवाले कर रहे हैं। और हमारे साथ में ये चौकीदार है जो कौन लोग आए थे, कौन ले गए इनको लोकेंद्र जी को? जी नहीं पता, मैं नहीं जानता। सिविल ड्रेस में थे। सिविल ड्रेस में कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। 4-5 लोग थे। क्या कह रहे थे? क्या कि उनके पास कुछ बंदूक थी? क्या कहते थे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कितने बजे आए थे ये लोग? जी नहीं पता, हुआ 2-2-2:30 बजे का। अच्छा, 2-2:30 बजे के। अच्छा, क्या ये किसका ऑफिस है या घर है? क्या करते हैं इधर ये? घर है। घर है तो कोई नहीं है? नहीं। कहाँ गए सब लोग? घर होंगे और पुराने घर पर कहीं होंगे, पता नहीं मेरे को, अभी तो है नहीं वो। अच्छा, नहीं इसमें फ्लैट में कौन कौन रहता है? वही खुद ही रहते थे बस। अच्छा,
तो ये देखिए, ये लोकेन तोमर है, इनकी जो एलॉन इंफ्रा कंपनी है, और आप देख सकते हैं कि उसका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है रजिस्टर्ड, और ये उनका नाम भी है वो लिखा हुआ है, लेकिन और यहाँ से अब यहाँ पर ताला लटका है। चौकीदार के मुताबिक 4 से 5 लोग थे, वो यहाँ से उनको उठा कर ले गए हैं, यानी कि वो क्राइम ब्रांच के लोग थे। और जैसा कि कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच पुलिस को कुछ ही समय बाद शिलोंग पुलिस के हवाले है लोकेन तोमर को कर दिया जाएगा। और जिस तरह से जो अपडेट सामने आया है यही है कि राजा रघुवंशी जो मामले में जो पिस्टल का उपयोग हुआ था और जो 5 लाख रुपए का जो कैश का बैग था वो लोकेन तोमर को सोनम रघुवंशी ने सौंपा था। तो अब लोकेन तोमर की एक नई एंट्री राजा रघुवंशी मर्डर केस में हो गई है। पुलिस जांच पड़ताल में लगी है। कुछ ही समय बाद शिलोंग पुलिस के हवाले लोकेन तोमर को कर दिया जाएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। खबर सतना से है, जहां कानून की रखवाली करने वाली पुलिस की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ बर्बरता का मामला उजागर हुआ है। 65 साल की कलावती अपने घर में हुई चोरी की शिकायत को लेकर थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसे आरोपी बना दिया। जब दोबारा शिकायत करने महिला पहुंची तो पुलिस जवान शशिकांत शुक्ला ने महिला से बदसलूकी की, थप्पड़ मारकर उसे पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। इतना नहीं, महिला को गिरफ्तार भी किया गया, SDM कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत पर रिहा किया गया। मामला सामने आने के बाद SP ने संबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए। चोरी के मामले में हमने पूछने गए कि सर क्या कर रहे हैं आप, कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो बोले कि हमको कार्रवाई नहीं करना है और हमको गाली देने लगे। और एक सर जी ऐसे बना करके मेरे मुक्का कस के मारे। हमने कहा सर जी हमको मार क्यों रहे, हमको गाली मत देना। तो दूसरे सर आए तो हमारा पकड़ के जोकर कस के पटक दिए और कढ़ेलते हुए भीतर ले गए, लात घूंसा से फिर हमको मारे। सर हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कर दिए। वो शशिकांत शुक्ला द्वारा एक फरियादी महिला के साथ अभद्र और अमर्यादित आचरण किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जबलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ रील बनाने वाले बदमाशों को रील बनाकर ही जवाब दिया है। जबलपुर पुलिस ने सोशल मीडिया में हथियारों के साथ रील बनाकर वायरल करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी की रील बनाकर सोशल मीडिया में जारी कर दी। मझौली के रहने वाले 6 बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए इंस्टाग्राम में अवैध हथियारों के साथ रील डाली थी। इसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया में कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हो आपत्तिजनक है, उसमें तलवारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट पिछले 3-4 महीने से सोशल मीडिया ग्रुप एक्टिव है और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और लगभग 100 से ज़्यादा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इन लोगों के खिलाफ और IT एक्ट के अंतर्गत इन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। इधर कवर्धा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी कार से 38 किलो चांदी जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कार में सवार 4 लोग आगरा से ग्वालियर होते हुए रायपुर जा रहे थे। 3 रायपुर के इनमें से व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति UP का है। चांदी से संबंधित कोई दस्तावेज ये दे नहीं पाए, जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। चिल्फी थाना चिल्फी में 38 किलो चांदी के साथ 4 लोग जो है वो हिरासत में लिए गए हैं और चांदी का जो मूल्य है 40 लाख रुपए से अधिक है। मामले में जो है विस्तृत जांच और पूछताछ जारी है, पृथक से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पन्ना पुलिस ने थाईलैंड, कंबोडिया से भारत में संचालित डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया। ये पूरी वारदात विदेशी तकनीक से संचालित होती थी। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 14 लाख की ठगी के मामले का भी खुलासा किया गया है। जब टीम जो है मौके पर पहुंची तो वहां पर 2 व्यक्ति मिले जिनके पास 3 रूम्स थे, 3 फ्लैट्स थे मुंबई में। एक फ्लैट में वो लोग रह रहे थे और 2 फ्लैट्स में जो है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा जो है सेटअप तैयार करके रखा था, जिसमें उन्होंने एक डिवाइस होता है जिसको सिमबॉक्स कहते हैं, उसको यूज़ किया संभवतः। और इन सिमबॉक्सेस के माध्यम से जो है यहाँ पर रहकर वो एक ही साथ में कई सारे लोगों को एक कॉल सेंटर की तरह संपर्क कर पाते। और इसको 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया था। जो इंडिया में जो मुंबई में बैठी हुई टीम है वो यहाँ के टेलीकॉम नेटवर्क से कनेक्ट होती और जो एक्चुअल कॉल्स इनिशिएट जो हो रहे हैं वो थाईलैंड से इनिशिएट हो रहे थे, जिससे कि जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगता कि
कॉल्स तो इंडिया से आ रहे हैं, हालांकि जो कॉल या फिर जो टीम पूरा कॉल सेंटर संचालित कर रही है वो थाईलैंड से कर रही थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर सहमति से बना संबंध बाद में टूट जाए या मनमुटाव हो जाए तो उसे दुष्कर्म के आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए आरोपी को दुष्कर्म के अपराध से दोषमुक्त कर दिया। रायगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2021 में एक युवक को दुष्कर्म का दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले में महिला ने आरोप लगाया कि वो 2008 से आरोपी के साथ रह रही थी। आरोपी ने शादी का वादा किया और उसके बाद संबंध बनाया। 2019 में उसे छोड़कर चला गया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने तर्क रखे कि महिला आरोपी के साथ विवाहिता की तरह रह रही थी। अधिवक्ता ने महिला का आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब दस्तावेज पेश किए। खुद को आरोपी की पत्नी बताया। इसके अलावा महिला ने रायगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग में शिकायत करते हुए खुद को आरोपी की पत्नी बताया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में अहम टिप्पणी करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो गए। पहले शाह ने बीएसएफ जवानों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर जवानों की हौसला अफजाई की। एक साथ एक ही बार में नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प जो दोहराया और रविवार को छत्तीसगढ़ को कई सौगातें भी दी थी। इसमें फॉरेंसिक साइंस लैब और यूनिवर्सिटी कैंपस शामिल है। इसके अलावा एलडब्ल्यूई प्रभावित 7 राज्यों की बैठक भी हुई थी। शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और एलडब्ल्यूई जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। उनको इस बात को राहुल गांधी जी को समझाना चाहिए कि सिर्फ भाषण में नहीं होता है भाई, इसको धरातल पर उतारना है। अभी धरातल पर कैसे उतारना है, तो स्वयं पहले धरातल पर उतरना होता है, फिर स्वयं काम करना होता है, फिर ये काम होता है। भाजपा का वोट बैंक नहीं होता है और वोट बैंक के लिए काम भी नहीं हो पाता है। हमारे लिए हर बार मेहनत करेंगे तो वोट कमाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। भाजपा के साथ ऐसा है, जिसके साथ वोट बैंक है वो आराम की राजनीति करते हैं और इसलिए उनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। पीएम मोदी से मुलाकात की। सीएम ने पीएम को एमपी के समसामयिक विषयों पर जानकारी दी है। सीएम ने बताया कि जलगंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। समापन में प्रधानमंत्री खुद वर्चुअली जुड़ेंगे। सीहोर में 12 से 14 अक्टूबर तक कृषि पर केंद्रित कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। यह भी बताया कि उज्जैन के पास डोंगला में ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है, जो भविष्य में समय गणना के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रोसेसिंग इकाइयों की बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा आयोजन हम अलग अलग संभाग और जिलों से करते हुए कृषि आधारित बड़ा कार्यक्रम 2 लाख से ज़्यादा किसानों का 12, 13, 14 अक्टूबर में सीहोर में करने वाले हैं। इसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। एक नई ऑब्जर्वेटरी हमारे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित की है, जो भविष्य में ये समय गणना की दृष्टि से एक नए केंद्र की तरफ सबकी मत इस तरफ आए। इसलिए जनवरी में एक बड़ा वैश्विक स्तर का सम्मेलन आयोजित करना है, उसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। तो भविष्य में इस विषय पे भी दुनिया का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सोमवार को हर बूथ पर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया। भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इस सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की प्रतिमा पर और उन्हें याद किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की थी तब उन्होंने धारा 370 के प्रति आपत्ति दर्ज की थी, ये मोहन यादव ने कहा। डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी, तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। भारत के लोकतंत्र का गला घोटा था। कौन ने घोटा था? इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री, अपने निहित स्वार्थ के लिए। ये कांग्रेस का इतिहास है। इन्हें देश से माफी मांगने मात्र बात नहीं है, इन्हें तो देश कभी माफ करेगा ही नहीं। जो आज हालात बने हैं
इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर काले दिवस के साथ लोकतंत्र की हत्या जो की, उस दिवस पर हम पूरे देश के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। एमपी में यह पहला मौका है जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया लंबी खिंच जाने से संगठन के कई फैसले भी अटक चुके हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पा रही है, निगम मंडल प्राधिकरण बोर्ड में भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां हो चुकी हैं। संगठन पर्व 2024 के तहत प्रदेश में बीजेपी के सभी 1000 मंडल और सभी संगठनात्मक 62 जिलों में संगठन चुनाव जनवरी में हो गए थे। सभी जिलों में जिलाध्यक्ष का चयन हो चुका था। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया होनी थी, 5 महीने से अटकी हुई है। संगठन पर्व का मध्य प्रदेश में बूथ के गठन से लेकर के मंडल और जिले तक का सारा गठन हो गया है। अब प्रदेश के हमारे जो उस महापर्व में, उस संगठन पर्व में हिस्सा लेने वाले हैं, उनके भी सब नाम तय होकर के चले गए। जैसे ही हमको केंद्र से अनुमति मिलेगी, हमारे पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान जी आएंगे और इसके बाद ये प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी और जल्दी ही टीम की घोषणा करेंगे। टीम पूरी तैयार है और प्रदेश नेताओं से बात करके जल्दी ही घोषणा करेंगे। और अभी मात्र 4 महीने हुआ है, पूरा मंथन और विचार हो रहा है और कार्यक्रमों में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जैसे ही प्रदेश से उसकी अनुमति मिलती है वैसे घोषणा कर देंगे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनके जिला अध्यक्षों की घोषणा हुए तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, आज तक वो जिले की कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं, प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पाए हैं। इससे भाजपा में खलबली है, परेशानी है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में भाजपा बदनरवाट होने के कगार पर पहुंच जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने आज राजीव भवन में मैराथन बैठक ली। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के अलावा 3 और बैठक हुई। इन बैठकों में प्रदेश के तीनों प्रभारी सचिव, पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी मौजूद रहे। दिग्गज नेताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्षों, कांग्रेस के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की। बैठक में प्रमुख रूप से 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा आने वाले दिनों में साय सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों पर मुखर होकर आवाज उठाने को कहा गया। जनता ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को मौका दिया था, भाजपा को, कि शासन ढंग से करें। लेकिन चाहे वो फसल खरीद हो, चाहे वो बीज हो, खाद हो, बिजली हो, पानी हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो टोटल कोलैप्स कर चुका है। और सिर्फ प्रचार कर अखबार इश्तिहार देकर अपनी छवि को सुधारने का काम ये सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार 1.5 साल में, इस 1.5 साल की सरकार की नाकामियों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रही है। आने वाला समय में और बेहद आक्रामक रूप से जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी फिर जमीनी स्तर पर लड़ने जा रही है। एमपी में 500 करोड़ के पोषण आहार घोटाले में घिरे प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। ईओडब्ल्यू की एफआईआर और अब कांग्रेस के हमले से उनकी मुसीबत बढ़ चुकी है। बीजेपी कह रही है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर मासूमों के निवाले पर डाका क्यों और किसके इशारे पर डाला गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और आजीविका मिशन के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों पर मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 481 करोड़ का पोषण आहार घोटाला करने का आरोप है। पूर्व कांग्रेस विधायक पारस सखलीचा ने शिकायत की थी कि बैंस और बेलवाल ने पोषण आहार और कई दूसरी योजनाओं में साल 2018-19 और 2021-22 के 4 साल के दौरान 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। शिकायत पर लोकायुक्त ने दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। कांग्रेस को इसके बाद बीजेपी की घेराबंदी का एक बड़ा मौका हाथ लग गया। जहां घपले और घोटाले हैं और जांच की बात होती है, ये सरकार जांच लिपापोती के लिए करती है। आज तक किसी भी जांच का एक दोषी मिला, किसी को सजा मिली, कोई गिरफ्तार हुआ। इकबाल सिंह बैंस पर आरोप है कि उन्होंने पंचायत विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान 2017 में अपने चहेते बेलवाल को वन विभाग से डेपुटेशन पर लाकर आजीविका मिशन का सीईओ बना दिया। इसके बाद दोनों ने साजिश के तहत पोषण आहार बनाने वाली 7 फैक्ट्री का काम एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से लेकर
आजीविका मिशन को दे दिया। दिसंबर 2018 में कमलनाथ सरकार बनने पर फिर से 7 फैक्ट्री का काम एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को दिया गया। हालांकि 23 मार्च 2020 को फिर से शिवराज सरकार के आने पर दूसरे ही दिन इकबाल सिंह बैंस को मुख्य सचिव बना दिया गया। बैंस ने 2018 में रिटायर हो चुके बेलवाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया, जिसका विरोध पंचायत विभाग के कई बड़े अधिकारियों ने किया। इस पर बीजेपी कहती है कि उनकी सरकार ने ये घोटाला पकड़ा है और कार्रवाई भी जरूर होगी। समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उनके खिलाफ कायमी हुई है, तो अगर किसी भी स्तर का अधिकारी हो और जांच की एजेंसी में कहीं पकड़ में आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं देगी जो किसी न किसी घोटाले में लिप्त है। फिलहाल करीब 500 करोड़ के पोषण आहार घोटाले पर इकबाल सिंह बैंस की मुश्किलें वाकई बढ़ गई हैं। कांग्रेस इकबाल सिंह बैंस के जरिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी भी कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि जांच ईमानदारी से हुई तो कई बड़े नाम उजागर हो सकते हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। शहर के 1000 बिस्तर वाले नवीन जय आरोग्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और बिस्तर के नीचे बैठकर मरीजों से बातचीत की। स्वास्थ्य सेवाओं का हालचाल जाना। एक मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था, इसे लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने अस्पताल प्रबंधन को फटकार भी लगाई और मरीज को व्हीलचेयर से लेकर खुद डॉक्टर के पास पहुंचे। निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, किस तरह की व्यवस्था है, देखिए क्या आदेश दिया है आपने प्रधान ने? आप मैंने कि हर समस्या का समाधान किया जाएगा, जो कमी है उनको दूर किया जाएगा। हर बेहतर से बेहतर इलाज जो हमारे मरीज आ रहे हैं उनको देने की कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, वो सारी कमियों का समाधान हम करेंगे। हमने देखा जमीन में बैठे हुए आप और फिर उसके बाद स्ट्रेचर नहीं मिला तो व्हील चेयर पर भी आप। एक बात सुनो, एक नागरिक का दावी तो नहीं बनता है। हमारे घर में कोई बीमार होता है तो उसको हम नहीं बिठाते हैं। मैं भी उन्हीं के परिवार का एक सदस्य हूँ, मध्य प्रदेश का मंत्री हूँ, तो वो भी मेरे परिवार का सदस्य है। ये मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। फटकार लगाई और साथ ही कहा है कि तय समय सीमा में उसका निराकरण करना चाहिए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में डीएपी की कमी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। खाद की आपूर्ति न होने को लेकर पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का दर्द छलक आया। बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। चौबे ने कहा कि सरकार ने सही वक्त पर खाद की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की, इसलिए किसान भटक रहे हैं। राशन वितरण मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा कि 3 महीने का राशन एक साथ देने का ऑर्डर हुआ, लोगों तक राशन पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि व्यवस्था नहीं है। पिछले साल रबी में कुछ किसानों को डीएपी नहीं मिल पाया था, लेकिन ये पहला साल है कि बगैर डीएपी सोसाइटी में किसान इस साल सोइंग किए हैं। और दुर्भाग्य है सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है। 3 महीने का राशन पूरे मानसून सत्र का लोगों को एडवांस में दे दिया जाएगा, लेकिन केवल ऑर्डर हुआ है, व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। 3 महीना का चावल सबको मिलना है। अगर किसी सर्वर डाउन हो जाता है तो 1-2 दिन आगे पीछे करके चावल तो सबको मिलना है। अब सर्वर डाउन होना अब वो मशीनरी चीज़ है, अब उसको तो कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। जिनको कोटा पूरा नहीं होगा तो बढ़ा दिया जाएगा और उनको 3 महीने का पूर्ति किया जाएगा। दंतेवाड़ा से एक बार फिर से बदहाली की तस्वीर सामने आई है। एक बीमार ग्रामीण को खाट पर लाद कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते जो सड़क है वो पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाती है और ऐसे में जो एम्बुलेंस है वो गांव तक पहुंच नहीं पाता और इसी वजह से खाट में लाद कर मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है। धमतरी जिले में स्थित बोकरा बेड़ा गांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में एक बार फिर से ताला जड़ दिया गया। पेरेंट्स और ग्रामीणों ने प्रधान पाठक गिरीश जायसवाल को हटाने की मांग को लेकर यह कदम उठाया। प्रधान पाठक पर छात्रों और स्टाफ के साथ बदसलूकी का आरोप है। पिछले हफ्ते प्रवेश उत्सव के दिन भी स्कूल पर ताला जड़ दिया गया था। उस समय शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 1 सप्ताह में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। आश्वासन पूरा नहीं हुआ, फिर से वही प्रदर्शन किया गया। हमने समझाई दिया है गांव वालों को कि इसको आगामी
8 दिन में हम दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि शासन का आदेश है, इसलिए उनको पुनः हमने भेजा है। कलेक्टर साहब के संज्ञान में आया है, तो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में आगे कार्रवाई की जा रही है, उनको दूसरे जगह पदांकन करने का। जगदलपुर में दलपत सागर की सफाई का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने निगम सरकार पर दलपत सागर की सफाई में विफल रहने का आरोप लगाया। जलकुंभी के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि महापौर संजय पांडे शहर की जनता से केवल झूठे वादे कर रहे हैं। दलपत सागर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, तो एक कारण काम इनका अभी तक पूर्ण हुआ नहीं है, वो शुरू नहीं हुआ है उसकी सफाई, और उसके अलावा शहर के अनेक विकास कार्यों के लिए इनसे चर्चा उनसे चर्चा, ये सोशल मीडिया में अपना फास उड़वा रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, उन लोगों ने 10 साल तक नगर निगम में दलपत सागर के नाम से रेवड़ियां खाई, भ्रष्टाचार किया, खूब घोटाले किए। मेरा लक्ष्य है कि दलपत सागर को 1 साल के अंदर ठीक करके देना है। 3.5 महीने बीत गए हैं, ये जो शेष जो समय बचा है, इसमें हम दलपत सागर को, इस जगदलपुर की जनता के लिए पूरी तरह से जलकुंभी मुक्त करके देंगे। ग्वालियर में चोरी करते हुए चोर पकड़ा गया। जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई हुई है, लोगों ने खूब पीटा है उसे, वीडियो भी बना लिया। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। चोर से एक अवैध पिस्टल और एक कारतूस भी बरामद किया गया। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के खल्लासीपुरा की घटना है। तो चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया चोरी करते। अब जो खामियाजा इसको भुगतना था उसका आप देख ही रहे हैं वीडियो में, किस तरह से उसे पीटा गया है। चोरी का जो सारा भूत होगा ये सब उतर गया होगा एक ही बार में। वीडियो भी बाकायदा बनाया गया इसका। चोरी करते लोगों ने पकड़ा है, पहले तो खूब मरम्मत की इसकी और फिर पुलिस के हवाले किया। के श्रीवास्तव एक भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी जिसे जेल की सजा हुई, और फिर जब वो जेल से छूटा तो बिजनेस में पांव पसार लिए। धीरे धीरे वो बड़ा कारोबारी बना। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो सत्ता के केंद्र में आ गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का खासम खास बनकर भ्रष्टाचार के किले पर किले खड़े किए। उसके खिलाफ पुलिस, ईडी, ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किए। वो फरार होकर लगातार चकमा देता गया, लेकिन सोमवार को भोपाल से उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद सूबे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई। आखिर भूपेश बघेल और के श्रीवास्तव का क्या था कनेक्शन? के श्रीवास्तव और भूपेश बघेल जिन ठिकानों पर बैठते थे, तंत्र मंत्र के अनुष्ठान करते थे, उन सारे ठिकानों पर हमारी टीम पहुंची, पूरे मामले की नब्ज टटोली। के श्रीवास्तव की अनुरागी धाम से लेकर पावर पॉलिटिक्स और अकूत धन इकट्ठा करने के काले चिट्ठे की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इस रिपोर्ट से आप समझें। पावर पॉलिटिक्स में धाक रखने वाले पूर्व सीएम भूपेश बघेल की करीबी के श्रीवास्तव उर्फ कृष्ण कुमार श्रीवास्तव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। एक सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया, फिर जब वापस आया तो ठेकेदारी से सत्ता के रसूख तक उसने कैसे अपना साम्राज्य खड़ा किया, उसकी पूरी पड़ताल करेंगे। दरअसल के श्रीवास्तव के काले कारोबार और पावर पॉलिटिक्स की शुरुआत भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में शुरुआत हुई। हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत के श्रीवास्तव के बिलासपुर स्थित आवास पहुंचे, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल का खूब आना जाना होता था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ के पावर पॉलिटिक्स में अपनी धाक रखने वाले पूर्व सीएम के करीबी के श्रीवास्तव के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के उनके निवास में। आप देखिए, बाहर से उनके निवास की तस्वीर है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, स्वामी अनुरागी जी निवास। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पूर्व सीएम के ये करीबी माने जाते हैं। अक्सर पूर्व सीएम का इनके घर आना जाना होता था। पूर्व सीएम के साथ केवल के श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद होते थे। हालांकि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में उनका रसूख था, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसी को लेकर उन्होंने स्मार्ट सिटी में काम दिलाने के एवज में उत्तर प्रदेश की एक कंपनी को ऑफर दिया और उसके बाद
15 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनसे धोखाधड़ी कर ली। हालांकि इस पूरे प्रकरण में ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है, क्योंकि अलग अलग बातें यहाँ पर सामने आई है, जिसमें कोयले की लेवी से लेकर अलग अलग आरोप उन पर हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए के हेर फेर की जांच इस पूरे प्रकरण में ईओडब्ल्यू भी कर रही है। केके श्रीवास्तव के भारतीय नगर आवास के बाद हमारी टीम उसलापुर के साईं प्रभा अपार्टमेंट पहुंची। यहां केके श्रीवास्तव ने 3 फ्लैट लिए थे, जहां अनुरागी धाम आचार्य पूर्व सीएम भूपेश के लिए अनुष्ठान और हवन करते थे। यहां होने वाले अनुष्ठान में स्थानीय नेताओं की भी नो एंट्री थी। यहां रहने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा, आप सुने। हम इस वक्त मौजूद हैं साईं प्रभा अपार्टमेंट में। देखिए, ये वही अपार्टमेंट है जहां पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पूर्व सीएम लगातार उनका दौरा यहां पर होता था, और इसी अपार्टमेंट में बताया जाता है कि केके श्रीवास्तव के 2-3 फ्लैट यहां पर हैं, और उसी फ्लैट में पूर्व सीएम आते थे, उनके साथ मिलते थे, लंबे समय तक वो यहां पर उनके साथ रहते थे। बताया जा रहा है इस दौरान पूर्व सीएम के लिए खास तौर पर यहाँ पर अनुष्ठान का आयोजन जो है वो कराया जाता था। दरअसल अनुरागी धाम से जुड़े हुए कुछ जो आचार्य हैं वो इन फ्लैट में रहते थे, और वो खास तौर पर पूर्व सीएम के लिए यहाँ पर अनुष्ठान करते थे। कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। किस तरह से जानकारी है, क्योंकि पूर्ववर्ती जब कांग्रेस सरकार थी अक्सर यहाँ पर पूर्व सीएम का आना होता था, आखिर क्या कुछ जानकारी आप लोग को है, क्यों उनका यहाँ पर आना होता था, और ये फ्लैट यहाँ पर किनके नाम से था, क्या क्या श्रीवास्तव का यहाँ पर फ्लैट था, उनके पास आते थे, क्या जानकारी आप? ये कोरोना काल के बाद लगातार हर महीना 1.5 महीने में पूर्व सीएम साहब यहाँ आते थे, और साथ में अपना कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य लेके आते थे, और जो इनका फ्लैट है श्रीवास्तव जी वो भी साथ में रहते थे कई दफ़ा। और ऐसा लगता है कि वो जो अनुरागी धाम वाले जो हैं पंडित जी आचार्य जी, इनका रहना होता था फ्लैट में, उन्हीं के पूजा अनुष्ठान कुछ कराने के लिए आते थे। लोकल नेताओं को तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं था। बाकी जो मंत्रिमंडल के उनके सदस्य थे वो 1-2 बार मैंने देखा था उनको आते, बाकी यहाँ लोकल नेता नहीं आते थे। वो फ्लैट उन्हीं के नाम से है, किराए में है वो, वैसे एल्ला राव के नाम से मकान है वो। अच्छा, फ्लैट उनका है, एल्ला राव का। अच्छा, हाँ, तो 4 कमरे लिए थे वो, उसी में पूजा वूजा होती थी। अच्छा, और कई दिनों से जब तक वो शासन में रहे ना, हाँ, तब तक यहीं पूजा करते रहे वो। अच्छा, हाँ, तो क्या कुछ पूजा होती थी? बगलामुखी देवी की पूजा होती थी। बगलामुखी देवी की, अच्छा, सिद्धिदात्री है बगलामुखी देवी, उनकी पूजा करवाते थे। अच्छा, हाँ, बलि उली भी चढ़ती थी। अच्छा, वो उसका कुमड़े का बरिया काट के हाँ, और सिंदूर लगा करके वहाँ फेंकते थे ना। अच्छा, हाँ। साईं प्रभा अपार्टमेंट के बाद हम मोतिमपुर के अनुरागी धाम पहुंचे, जहां केके श्रीवास्तव और भूपेश बघेल की मुलाकातें होती थी, और यहां से अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार को केके श्रीवास्तव अंजाम देता था। धाम से लेकर पावर पॉलिटिक्स, रसूख और आर्थिक अनियमितता का सिलसिला केके श्रीवास्तव का इसी अनुरागी धाम से शुरू हुआ। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये देखिए, ये मोतिमपुर का अनुरागी धाम है, जहां पर अगर कहें तो यहीं से केके श्रीवास्तव के पावर पॉलिटिक्स का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। तमाम जो प्रदेश के राजनेता हैं, पूर्ववर्ती सरकार के सीएम हैं, वो यहाँ अनुरागी धाम आते हैं। यहाँ पर उनकी केके श्रीवास्तव से मुलाकात होती है, और उसके बाद उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती है, और यहीं से केके श्रीवास्तव आर्थिक अनियमितता की नींव रखते हैं, जिसके बाद लगातार जिस तरह से उनके ऊपर आरोप हैं, शिकायतें हैं, जिस तरह से रायपुर में उनके खिलाफ 15 करोड़ से अधिक के ठगी का मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा भी अगर कहें तो 500 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जी खाता खोलकर ट्रांजैक्शन जैसी शिकायतें भी यहाँ ईओडब्ल्यू, ईडी और आयकर विभाग को मिली है। पूर्व सीएम की नजदीकी और रसूख के दम पर केके श्रीवास्तव ने बाद में बड़ी आर्थिक अनियमितता के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ईडी और आयकर की टीम मामले में जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि श्रीवास्तव की गिरफ्तारी से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि उसका आपराधिक नेटवर्क और ठगी का तरीका बेहद जटिल है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस और भूपेश बघेल पर हमलावर है, तो कांग्रेस भूपेश के बचाव में खड़ी दिखती है। कहना क्या है,
वो तो पूरा हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में ही डूबे हुए थे। कोई ठगी के शिकार में जा रहा है, कोई कोयला घोटाला में जा रहा है, कोई शराब घोटाला में जा रहा है, कोई घोटाला में जा रहा है। 5 साल घोटाले के तो काम कांग्रेस ने किया और कांग्रेस का नाम ही भ्रष्टाचार है, उसमें ज़्यादा कहने की क्या जरूरत है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री सचिवालय के आधे लोग जेल पर हैं और आधे बेल पर। विष्णुदेव साय जी के सुशासन में और मोदी जी की गारंटी पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ पुनः कि भ्रष्टाचार के विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वालों को सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे जनता देखना चाहती है, इसलिए जनादेश दी है और उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार चलती रहेगी जब तक उस विषय पर निर्णय नहीं आ जाता। के श्रीवास्तव का जो मंदिर है जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने आते थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार जाया करते थे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो लगातार वहाँ आते थे, धर्मलाल कौशिक जी वहाँ लगातार जाते रहते हैं। तो ये किसी के साथ जोड़ देना ये गलत बात है। ये कहना कि वो मुख्यमंत्री जी के करीबी है, अगर वो कोई मुख्यमंत्री है तो उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। कुल मिलाकर के श्रीवास्तव के काले कारोबार के खुलासे और उसकी गिरफ्तारी के बाद सूबे के सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी जहां के श्रीवास्तव की भूपेश से करीबी के बाद हमला करने का कोई मौका नहीं गंवा रही, तो कांग्रेस बैकफुट पर है। जितेंद्र थवाइद, IBC 24, बिलासपुर। रायपुर में सूटकेस में डेड बॉडी मिलने के मामले में अब जो फुटेज सामने आ चुका है, कार से ट्रंक ले जाने का वीडियो सामने आ चुका है। कार का नंबर आपको बता ही चुके थे, CG04B7700, अल्टो 2012, साल 2012 की ये गाड़ी है, लेकिन नंबर बदल दिया गया। अल्टो जो गाड़ी है ये साल 2012 की है, लेकिन नंबर जो है ये 2005 का है, होंडा गाड़ी का नंबर है। और IBC 24 पर आप बैक टू बैक बड़े खुलासे देख रहे हैं। एक और वीडियो सामने आ चुका है जिसमें कार से ट्रंक ले जाने का ये वीडियो है, और ये जो गाड़ी है ये अल्टो की है, साल 2012 की है, लेकिन जो नंबर है वो 2005 के आसपास का बताया जा रहा है, किसी हुंडई गाड़ी का। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, और क्या अपडेट निकलकर सामने आया है, तफसील से बताएं। अविनाश, देखिए, कहा जाता है कि चोर या आरोपी कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन पुलिस से नहीं बच सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बड़ा क्लू छोड़ के जाता है। ऐसा ही रायपुर के जो इंद्रप्रस्थ इलाके में आज एक संदूक के अंदर, सूटकेस के अंदर सीमेंट से पटी हुई जो एक युवक की लाश मिली है, जो अभी तक अज्ञात है। उसमें एक बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू IBC 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। और हम इस समय खड़े हैं रायपुर के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में, जहां पे ये हम दिखाना चाहेंगे कि ये वही CCTV कैमरे हैं जिन्होंने सबसे बड़ा इस जो पूरे मसले में ब्रेक थ्रू दिया है। इसी कैमरों में आगे और पीछे से ये गाड़ी जो अल्टो गाड़ी है CG047700, जो कि 2012 की है, और लेकिन उस पे जो नंबर लगाया गया था वो साल 2005 की कोई हुंडई कंपनी की गाड़ी का लगाया गया था। यहाँ पे हालांकि उस समय एक दूसरा गार्ड था, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं ये जो CCTV है कब का बताया जा रहा है? ये सर दोपहर 9 बजे के लगभग बता रहा था। उस समय कौन था? उस समय सर कोई दूसरा गार्ड था, टंडन के लगभग, टंडन था जी। क्योंकि मैंने आपको जो फुटेज दिखाया उसमें वो कौन है? वो सर टंडन था। जी। तो ये कब का फुटेज है? ये सर 9 बजे के लगभग, 9:30 आज का? जी आज का सर जी। तो आप देख सकते हैं कि इस बात का खुलासा ये हुआ है, बड़ा खुलासा। सबसे पहले IBC 24 इस बात का कर रहा है कि उस जो अज्ञात युवक की जो लाश मिली है, जो ट्रंक के अंदर जो लाश मिली है, उसके साथ जो भी अनहोनी हुई है वो इसी इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के किसी न किसी फ्लैट पे हुई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस को मिला है कि जो ट्रंक में जिस तरीके से वो भर के ले जा रहा है अल्टो गाड़ी में जो युवक है, जो भी उसका वाहन चला रहा है, तो अभी पुलिस उस कार की तलाश में जुटी हुई है। वो ये जानने की कोशिश में लगी हुई है कि वो फ्लैट कौन सा है जहां वो गाड़ी वाला रहता था, या वो गाड़ी बाहर से आई है। तो कई तरीके के सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े ही शातिराना अंदाज से
जो एक ट्रंक खरीदा गया जिसमें साफ तौर पे लिख रहा है कि अंदरूनी जो पल्ला है उस पर लिखा है कि आस्था 22/6/2025, तो इससे साफ जाहिर है और इस बात की आशंका भी प्रबल है कि वो ट्रंक आज ही खरीदा गया, 22 तारीख को खरीदा गया कल, और उसको आज यूज़ किया गया है। और जिस तरीके से यहाँ के सुरक्षा गार्ड बता रहे हैं कि उस समय दूसरा एक गार्ड था, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो आज का है, सुबह 9:50 का ये सीसीटीवी इसी फुटेज इसी कैमरे से आया है। और ये वही गेट है जहाँ से ये एक गाड़ी जो है अल्टो गाड़ी वो यहाँ से निकली है और जाके उस जो कह सकते हैं सुनसान इलाके में उस कार से उसको ट्रंक को वहाँ उतारा है। तो अभी पुलिस के लिए कह सकते हैं एक राहत भरी खबर है, क्योंकि एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो कि जिसको सबसे पहले IBC 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया, और उसके बाद जो है अब पुलिस के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिर्फ अब पुलिस के लिए सिर्फ एक उस युवक की पहचान बची है कि अगर उसकी पहचान हो जाती है तो ये कल शाम तक पुलिस इसमें खुलासा कर सकती है। लेकिन एक कह सकते हैं कि फिर ये बात सामने आई है कि जिस तरीके से मेरठ में एक जो पति को ड्रम में डाल के उस पर सीमेंट डाली गई, उसके बाद सोनम जो है इंदौर के जो अपने पति की हत्या करवा देती है, तो अभी इसमें ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि इसमें ये क्या कारण था, क्योंकि ये युवक कौन है, यहाँ कैसे आया, या उसकी हत्या कहाँ की गई, क्योंकि ये जो सीन ऑफ क्राइम देखने में सामने आया था कि वहाँ पे ये साफ तौर पे जाहिर हो गया था कि ये युवक की हत्या कहीं और की गई है और फिर कहीं और से लाके इसको यहाँ ठीक है इसको तहसीन आप नजर बना के रखिएगा और लगातार इस खबर पर आप नजर बनाए भी हुए हैं और हर अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक एल्यूमिनियम ट्रंक के भीतर एक सूटकेस था, सूटकेस के भीतर एक लाश थी जो सीमेंट से सनी हुई थी, सीमेंट के घोल से पटी हुई थी। इसके बाद एक फुटेज सामने आता है जब इस पूरे एल्यूमिनियम के जो बॉक्स को, ट्रंक को कैसे कार में डालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, फिर डंप किया जाता है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फुटेज सामने आ चुका है, पहचान होनी बाकी है, कहां से गाड़ी निकली थी वो हो रही है। अब थोड़ी देर बाद अगर पहचान हो जाती है तो फिर इस मामले का पूरा खुलासा होने में कतई देर नहीं लगेगी। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा में दांदरपुर एक गांव है जहां से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां भागवत कथावाचक मुकुटमणि यादव, उनके सहयोगी दलित समाज के व्यक्ति को तालिबानी सजा दी गई है। गांव वालों ने कथावाचक और सहयोगी के सिर से चोटी मुड़वा दी और महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई। इसके बाद 25,000 का जुर्माना भी वसूला। कथा आयोजक जयप्रकाश तिवारी, मोनू तिवारी कह रहे हैं कि वो जाति छिपाकर भागवत कथा के लिए आए थे। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो अब पुलिस जांच कर रही है। वहाँ हम भागवत करने गए, इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। मारा भी है हमको लात घूसों से, और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से निकाला। केवल उनको जो चोटी रखा के जो ब्राह्मण मतलब अपने आप को साबित कर रहे थे, और ब्राह्मणों का यहाँ के उन्होंने मजाक बनाया। ब्राह्मणों से यहाँ के उन सबके उनके पैर मतलब धुलवाए और उनसे ये कहा कि आप हमारे पैर छुए। जो साधु संतों की जो बात थी उसी के अनुसार केवल ये बोला गया कि इनकी केवल इसको चोटी को केवल कपट के इन्हें बस जाने दो। 25,000 रुपए का जुर्माना मतलब उनके लिए रखा गया, जो साधु महात्माओं के कहने के अनुसार। छत्तीसगढ़ में एक तरफ किसानों को खाद के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है तो दूसरी ओर सरगुजा में सहकारी समिति में मिलावटी खाद मिलने की खबर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। चिंता की बात यह है कि आखिर सहकारी समिति में मिलावटी खाद आई कैसे। अब इस मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है तो अधिकारी जब्त खाद की जांच रिपोर्ट के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कह रहे हैं। तो नकली आ रहा था, अब कहाँ से हो पाएगा। अब उसको बढ़िया खाद मिलेगा तभी तो होगा। नकली को हम लोग लगाना नहीं चाहते हैं, ताकि बढ़िया खाद मिले, यही बोलना चाह रहे हैं हम लोग। बहुत की परेशानी तो ये है। काहे परेशान है?
वही नकली मिल रहा है, कुछ होता ही नहीं है। हाँ। क्या चीज़ नकली मिल रहा है? वो खाद, नकली खाद, ये सब पैसा लगाते हैं। खाद एकदम प्योर खाद मिलना चाहिए कि जब कि फसल में डालें, फसल बढ़िया से होए, वो खाद हमको चाहिए। एक सोसाइटी या एक व्यक्ति का नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कोई बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है इसके लिए, और उसकी कोई बड़ी और सूक्ष्म बृहत उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। यूरिया को देखे उसके बाद उसको बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया है, जब तक उसके और वहाँ से नमूना ले करके आकर दिए हैं और परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। जशपुर जिले में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, तो वहीं लगातार पत्थल गांव और बगीचा इलाके में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसके बाद नदियों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। कई गांव का विकासखंड से संपर्क टूट चुका है। बगीचा के रनपुर के पास डोडरी नदी में मछली पकड़ने गए जो बाप बेटे थे वो तेज बहाव में फंस गए। बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला गया। मछली पकड़ने के नाम पे, तो जैसा विगत दिनों में देखा आपने, लोग ट्रैक्टर लेके ही पार कर रहे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहता हूं कि बरसात का समय है, काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जब भी नदी में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बढ़ते हुए जल स्तर में कहीं आपकी ज़िंदगी जोखिम में न पड़ जाए। हमारे यहाँ के कुछ लोग नदी नालों में फंस गए थे, एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उनको रेस्क्यू किया गया था। हम लोगों ने बाढ़ आपदा कक्ष, एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की है। यदि कहीं भी कोई समस्या आती है तो तत्काल अपने निकटतम थाने या तहसील कार्यालय में संपर्क करें। मध्य प्रदेश में मानसून के बादल अब जमकर बरस रहे हैं। 24 घंटों में आधे से ज़्यादा जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, पन्ना में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर भिंड, दतिया, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, रीवा, सतना, मऊगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर शिवपुरी की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, कई जगह जलभराव की स्थिति वहां पर है। ये मुरैना की तस्वीर आप देखें, जनजीवन अस्त व्यस्त है यहाँ पर। तो श्योपुर में भी देखिए नदी नाले कैसे उफान पर हैं, और अपील बार बार आपसे की जा रही है कि रपटे, नदी नाले, इन्हें अगर ये उफान पर हैं और अगर पुल से ऊपर बह रहे हैं तो पार करने की कोशिश न करें। ये देखिए कुछ बैराज की भी तस्वीरें हैं, पुलों की भी तस्वीरें हैं, कैसे नदी नाले। मानसून की शुरुआत में ये हाल है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। पानी का भरा रहता है हर गली मोहल्ले में, मेन सड़कों पर घुटरे घुटरे पानी रहता है। घरों की किचन आप इसका निराकरण कीजिए, लेकिन इनकी कान पे जू नहीं रेंग रही। मैंने कलेक्टर को, एसडीएम को, मुख्यमंत्री को, आला प्रशासन को सबसे मांग उठा ली, पत्र लिख दी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि अपने घरों से निकलो, अपने हक अधिकारियों के लिए आप जाओ, वहाँ बैठ जाओ पानी में। मध्य प्रदेश में अभी देखा गया तो मानसून एक्टिव कंडीशन में है। स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में काफ़ी अच्छा बारिश मिला है। कल भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से रेनफॉल एक्टिविटी एक्सट्रीमली हेवी, 2 एक्सट्रीमली हेवी है, बाकी वेरी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी दर्ज किया है। तो ये कंडीशन अभी कंटिन्यू रहेगा। हम आज भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है। और भोपाल में वंदे भारत ट्रेन में मारपीट के मामले में यूपी बीजेपी ने विधायक को नोटिस जारी किया। विधायक राजीव परीक्षा पर आरोप है कि समर्थक बुलाकर इन्होंने यात्री की पिटाई करवाई थी। हमने ये खबर आप तक बड़ी प्रमुखता से पहुंचाया था। अब देखिए खबर का असर यही होता है कि अब उत्तर प्रदेश की बीजेपी संगठन इकाई ने विधायक को नोटिस जारी किया है। अब विधायक महोदय बताएंगे कि विंडो वाली सीट बैठने की ज़रूरत क्या थी, और अगर नहीं मिली सीट तो फिर यात्री के साथ मारपीट करने की ज़रूरत क्या थी। फुटेज भी सामने आया था, वो फुटेज भी आप तक हमने पहुंचाया था। ये देखिए, ये वो फुटेज है। विंडो वाली सीट चाहिए थी विधायक महोदय को, लेकिन सीट मिली नहीं। यात्री से बहसबाजी हुई, अगले स्टेशन पर बुलाकर अपने समर्थकों से पिटवा दिया उसे। वीडियो सामने आ चुका है, अब नोटिस भी मिल चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।